नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। जैसा कि हम हमेशा आपको अखबार से रिलेटेड जो सुर्खियां रहती हैं, जो अहम रहती हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इस वक्त तेलंगाना के हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है कि कल रात ही जो हैदराबाद है वहाँ पर एबिट्स में एक पटाखा दुकान में बहुत ही भीषण आग लग गई है। हालांकि हुआ ये बताया जाता है कि सूत्रों के मुताबिक कि वहाँ पर जो दुकान के मालिक थे वो पटाखे रखवा रहे थे अपनी दुकान में, तो एकाएक वहाँ पर चिंगारियाँ उठने लगी और पटाखे फूटने लगे। वहाँ पर आग इतनी भीषण हो गई कि उस आग में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जलकर राख हो गई। और वहीं पर बताया जा रहा है कि आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि लोग सकपका गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और भगदड़ मच गई। वहीं पर कई सारे लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि इस आग में जो है एक महिला मामूली रूप से झुलस गई हैं। और इसी बारे में कल कई लोगों ने वहां पर दमकल विभाग को सूचना दी थी। हालांकि दमकल विभाग जो है टाइम पर पहुंच गया और उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से ये जो आग लगी सुल्तान बाज़ार में, इसमें जो मतलब वो आजकल जिस तरह से दिवाली का वो चल रहा है, तैयारी चल रही है, तो उसमें दुकान लगाई गई थी, उसी में कहीं आग लग गई और वो आग ज़्यादा फैल गई तो दुकान के मालिक और जो उसके नौकर थे वो सारे निकल के चले गए और वहाँ पे 2-3 गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं साथ ही हाँ, और वहीं ये भी खबर आ रही कि यहाँ मतलब पूरे उसमें हैदराबाद में धारा 144 लगा दी गई है 1 महीने के लिए। ये 27 तारीख से लागू किया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट ना हो सके, क्योंकि अभी बीच में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे जिसमें काफ़ी यहाँ के जो वो कहेंगे कि वो जो होती है ना, एक मतलब जो सरकार की तरफ से मतलब एक तरह से लिया जाता है कि आप सब एक साथ रहें, एक्शन रहें और शांति बहाल रहे। लेकिन वही इसी चीज़ को वो मतलब जो ये विपक्षी पार्टियां, बिल्कुल विपक्षी पार्टियां इसमें हम वो करेंगे हंगामा करेंगी। और जिस तरह से अभी होता आ रहा है कि विपक्षी पार्टी हंगामा करेंगे, उसी को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और ये 1 महीने तक के लिए लगाई गई है कि इसमें कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, कहीं पे भी कोई ऐसी गैदरिंग ना हो जिसको मतलब यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ की वो हो, लोग परेशान हो और बिल्कुल यहाँ पे मतलब यहाँ की जो पुलिस है वो काफ़ी मतलब कल भी देखने को मिला, काफ़ी एक्टिव रही। उससे पहले भी जो भी प्रोटेस्ट हुए उसमें भी काफ़ी एक्टिव नज़र आई है। जी अच्छा यासिर, जो जिस तरह से ये जो पटाखे की जो दुकान में जो धमाका हुआ है वहाँ पर गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मतलब देखा जाए तो दिल्ली में पटाखे बैन है और कुछ टाइम पहले भी कर्नाटका सरकार ने फैसला लिया है कि पटाखा बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे जो है काफ़ी प्रदूषण भी फैलता है। हालांकि दिल्ली में पटाखे इसलिए बैन है क्योंकि पंजाब से जो पराली जलाने की जो घटनाएं आती हैं या हरियाणा से जो पराली जलाने की घटनाएं आती हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पर जगह स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि कई सारे लोग, कई राज्यों के लोग वहाँ पर आकर अपना कारोबार करते हैं या वहाँ पर रहते हैं। जिस तरह से वहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी करने के लिए कई सारे छात्र यहाँ वहाँ से जाते हैं। और वहीं पर बात की जाए जिस तरह से वहाँ का माहौल है, तो जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं आती हैं, ठंडी के दिन में खासकर ये होता है, वहाँ पर पराली जलाने की घटनाएं होती हैं, आती हैं, वहाँ पर धुआं जो आता है उससे प्रदूषण होता है, वहाँ के लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। और वहीं पर उसी दौरान दिवाली भी करीब आने वाली है, तो वहाँ पर जो सरकार है, या हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि वहाँ पर जो है पटाखे नहीं जलाए जाएं, क्योंकि बैन है वहाँ पर, और ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि कर्नाटका में भी ऐसा ही हुआ है, वहाँ पर जो सरकार है उन्होंने ये घोषणा की है कि यहाँ पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। इस पर काफ़ी तंज किए गए हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हालांकि जो वहाँ पर जो कर्नाटका सरकार ने जो फैसला लिया है, तो वहाँ पर जो भाजपा की सरकार है, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है हिंदू के
मुखालिफत करती है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू अगर कुछ भी काम करेंगे और कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एंगल लेके आ जाते हैं कि हिंदुओं को वहाँ पर परेशानी हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, चाहे गणेश चतुर्थी हो चाहे दिवाली हो, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को कांग्रेस सरकार रोकने की कोशिश करती है। बिल्कुल, जिस तरह से पटाखों की बात करनी तो तेलंगाना में भी एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया कि रात में सिर्फ आई थिंक जो टाइम दिया गया वो 2 घंटे का दिया गया, 8 से 10 तक। कर्नाटका में भी ऐसा ही है कि 2 घंटे का टाइम उसी दौरान आप पटाखे वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। और इसी तरह से ये मतलब अगर आप अभी बात करें दिल्ली के अतराफ में जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ पे भी एक मतलब ये होना चाहिए कि अगर आप करें तो एक टाइमिंग दे दी जाए, उसके बाद आप ना करें। क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली में या फिर और भी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा वो होता है, उससे काफ़ी नुकसान भी होते हैं, काफ़ी लोगों को वो भी आती हैं, चोटें भी आती हैं। वहीं इसी सब को मतलब क्या बोलते देखते हुए ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि भैया पटाखे ना जलाएं। अगर पटाखे आप जला रहे हैं तो आपको एक टाइमिंग दी जाती है कि इस टाइम से इस टाइम तक जलाएं। और फिर ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा जो मतलब वो होता है ना कि कुछ पटाखे बहुत ही वो होते हैं, भारी होते हैं, जिनसे जो है ज़्यादा नुकसान होने के वो होती हैं। किसी के हाथ में लग गया या किसी के घर पे चला गया उड़ करके तो वहाँ नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी देती है कि भाई आप इतना करिए, इतने से ज़्यादा मत करिए। और फिर अगर आप जो बात कर रही हैं जिस पार्टी की, बीजेपी की, तो बीजेपी को हिंदुत्व को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसका कहना है कि जो भी हिंदुओं के त्यौहार होते हैं उसमें अगर मतलब जो भी राज्य सरकारें हैं अगर वहाँ पे उनकी सरकार नहीं होती बीजेपी की तो उसमें अड़चन लगाती हैं। ये तो उनका कहना रहता ही है। जिस तरह से बिहार में देखा गया, अभी उन्होंने एक वो निकाली थी यात्रा, गिरिराज सिंह ने जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे, उसको लेकर के बात कोई नहीं करेगा, उसको लेकर के बात नहीं हो रही। बीजेपी में भी मतलब उसको लेके बात नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ पे आप अभी अगर यहाँ पटाखे पे वो हों, जिस तरह से कल आग लगी है, उसमें आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं? किसी ने अपना बिजनेस तैयार किया था कि भाई हम दीपावली पे लेकर के आएंगे, उसको बेचेंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा, उसका पूरा वो हो गया, वेस्ट हो गया। उसके मतलब जो आसपास के लोग थे उनको नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोगों को थोड़ी आई, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा आई हैं। ठीक है, इससे किसी का वो नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो पटाखों को लेकर के जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जिस तरह से पिछले साल भी देखा गया था जब दिल्ली में वो मतलब ये क्या बोलते पटाखों को लेकर के बोला गया था कि नहीं जलाएंगे, तो बीजेपी के लीडर्स ही अपने बच्चों के साथ में पटाखे वो कर रहे थे, कहते हम तो फोड़ेंगे, हम तो जलाएंगे, इनको देखें कौन रोक सकता है। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने ही लिए सरदर्दी पैदा कर रहे हैं। फिर जब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो आप दिल्ली सरकार को घेरेंगे। दिल्ली जो है मतलब यहाँ की जो सरकार है वो उस पर काम नहीं कर पाती है। तो ले दे के कहीं ना कहीं आप ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो, चाहे वो मतलब वो कोई ऐसा बयान देना हो जिससे जो है जो यहाँ की भाईचारगी है वो ख़राब हो। इस तरह के काम आप खुद ही कर रहे हैं, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि भाई फला पार्टी ऐसा करती, फला पार्टी ऐसा करती। जी, आपने यासिर बात की कि जो भाजपा के जो नेता थे पिछले साल जो दिवाली का त्यौहार आया था उसमें अपने बच्चों के साथ पटाखे जला रहे थे। उन्होंने बयान भी दिए थे कि हम भाई पटाखे क्यों नहीं जलाएं क्योंकि हमारा त्यौहार है। और कहीं ना कहीं ये त्यौहार आते हैं तो वो एक तरह से राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने बोला कि दिल्ली में पराली जलाने की, जो पंजाब से और हरियाणा से जो पराली जलाने की घटनाएं आती हैं उससे प्रदूषण फैलता है। हालांकि सरकार भी इस पर सख्त रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो है सख्त रहता है। हाल फिलहाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है, वहाँ के किसानों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आई, अगर पराली किसानों ने जलाई तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात यह भी है कि किसान करे तो क्या करें जी भाई, अगर वो पराली नहीं जला रहे तो उसका वो क्या करेंगे जी, ठीक है जी। और फिर सरकार आपके खिलाफ कोई ऐसा वो लेके नहीं आ रही, आपके मतलब अगर देखा जाए जो भी नीतियाँ हैं वो उनके खिलाफ ही जा रही हैं अभी तक। जिस तरह से MSP का है, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही मतलब फिर से किसानों ने रोड जाम किए थे जी। ठीक है, तो आप कोई भी काम उनके हिसाब से कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रहे हो। अगर हम मतलब वही अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया था कि पंजाब से आ रही पराली,
अब वो कह रहे हैं कि नहीं, पंजाब नहीं, फिर हरियाणा भी और फिर यूपी के भी कुछ इलाके वहां से भी आ रही, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। पहले ठीक रहा, सीधा सीधा पंजाब पे फोड़ा जाता था, अब वो पंजाब से हट के उसके अतराफ में जो और चीजें आती हैं, यूपी कुछ एरिया वहां से भी आ रही, हरियाणा से भी आ रही, तो ये वो खुद ही अपनी उस पर वो नहीं है, क्लियर नहीं है। जी, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ यासिर कि जिस तरह से जो सरकार है वो पराली जलाने के खिलाफ जो है सख्त है, या चाहे वो कहीं ना कहीं ये भी बोलती है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन उन्हीं के नेता इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि हमारे त्योहार आते हैं तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पर ही ले देकर वो निशाना साधने लगते हैं, मुसलमानों को लेकर निशाना साधने लगते हैं कि कांग्रेस जो है हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, वो पटाखे नहीं जलाने देती। लेकिन उन्हीं के जो बड़े नेता हैं, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बोला है कि पटाखे जो है जलाने से प्रदूषण फैलता है, लेकिन उनके ही नेता उस बात को कहीं ना कहीं मानने से इनकार करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, अगर देखा जाए तो अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री भी आपके खिलाफ हैं कि आपको पटाखे नहीं जलाने दे रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आप हमें पटाखे क्यों नहीं जलाने दे रहे हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि आप हमें पटाखे क्यों नहीं जलाने दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अब दिल्ली में पॉल्यूशन हर बार होता है, यमुना में आप देख सकते हैं कितनी झाग होती है, उसका पानी कितना खराब होता है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक लीडर थे, वो बहुत ही हीरो बन के गए थे, उसमें डुबकी लगाई थी, उसके बाद वो 3 दिन तक एडमिट हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है। इसी तरह से पंजाब के जो सीएम थे, उन्होंने जाके एक जगह पानी पिया था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी दिन तक। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए आपको, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली की सिचुएशन है, दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉल्यूशन जाएगा कहाँ फिर। बिल्कुल, अभी भी आज भी देखें आप, आज भी वहाँ की हवा काफ़ी ख़राब है, AQI जो है वो काफ़ी ख़राब उसमें गया हुआ है। जी। लेकिन दिल्ली की सरकार जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो कर रही है बारिश, लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कितना करेंगे आप, कितना करेंगे आप। बिल्कुल, हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन वहाँ पे कोई सीमा नहीं। वहाँ इतना ज़्यादा हो रहा है पॉल्यूशन कि लोग वहाँ पे मतलब ये जो सीज़न आता है, इसमें लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाए, और हम जो मतलब इधर उधर के लोग हैं, यूपी के, बिहार के, और भी कई जगहों के लोग वहाँ रहते हैं, कुछ इंटरनेशनल्स भी लोग वहाँ रहते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि सीज़न में हम यहाँ ना रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि उससे आप मतलब आप जहाँ भी जाएंगे आपको मास्क लगा के जाना, और हर वक्त घर पे भी अगर देखें आप तो मास्क लगा के रख नहीं सकते हैं ना। जी, बिल्कुल। अब कुछ लोग तो रहते हैं जिनका घर पूरा पैक रहता है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं ना जिनके घर खुले रहते हैं, वो चीज़ें पे घरों में भी आ रही है ना पॉल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सरकार अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल थे, पहले पंजाब सरकार पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाते थे, अब जब पंजाब में अपनी सरकार बन गई तो फिर इधर उधर भी घूम रहे हैं वो कि भाई वहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है। जी। अभी अगर हरियाणा में हो जाती सरकार तो कहते हैं हाँ भाई, तो अब वो करेंगे क्या, मतलब फिर आप सफाई देने लगते हैं जहाँ आपकी सरकार नहीं थी। जिस तरह आप कहनी कि बीजेपी वाले ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई जो वो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं पे वो करती हमला कांग्रेस, लेकिन उसी तरह आप देखिए कि वो भी जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं, सीधा इल्जाम पंजाब पे फोड़ा जाता था। अब पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो वो इधर उधर भी जा रहे हैं। जी, तो कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है। मतलब आप ये कह के आते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरविंद केजरीवाल पहली बार जब आए थे सत्ता में तो कहीं ना कहीं वो शीला दीक्षित की बुराई करके आए थे। शीला दीक्षित के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ उनकी पूरी मुहिम चली थी, इसमें अन्ना भी थे, अन्ना का जो प्रोटेस्ट था। उसके बाद फिर वो आए और कांग्रेस के साथ ही उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि कुछ ही दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको रियलाइज हो गया कि मैंने गलत किया है। लेकिन आप सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं ना यहाँ पे। जी। तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो फिर बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं चंद्रचूड़, उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में बात करते हुए कहा, जिस तरह से उन पर आरोप लगते आए हैं, जिस तरह से उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे, वहां से पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, वहां से राजनीति ऐसे शुरू है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने तंज करना शुरू कर दिया कि आने वाले दिनों में CJI जो है उनको जो है वो रिटायर होने वाले हैं, तो वो अपना पद जो है पक्का करने वाले हैं, और वो पक्का कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर और जो भाजपा के नेता हैं उनसे मिलकर। हालांकि जो कल उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मिलता हूं, या कोई CM है
किसी राज्य के या प्रधानमंत्री मोदी हैं उनसे मिलता हूं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारी डील हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के जो सीएम रहते हैं उनसे मिलना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारी न्यायपालिका को जो है बजट देते हैं। हालांकि इसमें दूसरा जो है एंगल नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ या सीजीआई किसी से मिल रहे हैं तो उसकी कोई और ही वजह होगी कि हालांकि मैं डील पक्की करने गया हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि डील पक्की करने गए हैं, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जितने भी राज्य के सीएम से कभी कभी मुलाकात होती है तो उसमें ये कभी नहीं होता कि हम जो उनके लंबित केस है उन पे हम डिस्कशन करें जी। ये बात होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप और जो यहाँ की वो क्या बोलते हैं जुडिशरी है उसके काम से ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सीएम से मिलना चीफ जस्टिस का कोई वो नहीं होता, पीएम से मिलना कोई नहीं होता। जब ये मिले थे उस दौरान ये कहा गया था कि मतलब जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई डील पक्की हुई है। अब ये पक्की हुई कि नहीं हुई ये जिस तरह से कह रहे हैं हो सकता सही बात हो। अब ये इनके रिटायर होने के बाद अभी इनको कुछ ही दिन बचे हैं रिटायर होने के, उसके बाद 11 तारीख को नए सीजीआई शपथ देंगे जी। उसके बाद फिर देखा जाएगा इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने बयान दिए तो कहीं ना कहीं मतलब बयान और फैसले जो देते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बराबरी पे रखते हैं चीज़ों को, ये कहीं पे एकदम ऊपर नहीं जाते कहीं एकदम नीचे नहीं जाते हैं। तो इनको जो है याद रखा जाएगा, जिस तरह आपने बोला था कि इनको याद रखा जाएगा, इनको कई और उससे भी याद रखा जाएगा कि इन्होंने किस मतलब जो फैसले दिए वो कहीं ना कहीं बहुत सही भी साबित हुए हैं और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक वो देखा गया है हल्का सा। अब ये किस वजह से हुआ है नहीं पता। और जिस तरह से जब पीएम मोदी इनसे मिलने गए थे इनके घर पे गणेश चतुर्थी पे उसी दौरान से कुछ जो नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इनमें कोई डील पक्की हुई है, इनमें कोई बात हुई है। जिस तरह से उसके बाद भी उन्होंने एक दो फैसले दिए जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के पक्ष में ही जा रहे थे वो। जी बिल्कुल। अब सरकार के पक्ष में जा रहे थे तो इससे वो चीज़ जो शक होता है वो और बढ़ जाता है फिर। जी इनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उस पर हमेशा विपक्षी पार्टियां जो हैं सवाल उठाती रही हैं। हालांकि कई लोगों ने कहा है कि ये जो है पक्षपातपूर्ण जो है फैसला करते हैं। कुछ टाइम पहले एक पत्रकार हैं उन्होंने बात करते हुए कहा था, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सीजीआई जो है आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं लेकिन उनको इतिहास कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर याद करेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास उनको इस बात के लिए ज़रूर याद करेगा कि उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम को मुसलमानों के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए कई सालों तक बिना जमानत के जेलों में सड़ने दिया। अभी भी वो हैं जेल में जी। उनको कोई वो नहीं दिया जाता है, उनको कोई मतलब बेल नहीं मिलती है, उनको रिलीज़ नहीं किया जाता है। लेकिन उसी तरह अगर देखें हम कोई बाबा होते हैं या कोई और लीडर ऐसे होते हैं उनको अब बाहर कर देते हैं। हालांकि उनकी चीज़ें सामने होती हैं, ठीक है, उन्होंने वो किया होता है, प्रूफ होता है, विद प्रूफ होता है, लेकिन इन पे तो कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन फिर भी इनको आपने अंदर करके रखा हुआ है तो इस पे भी बात होनी चाहिए जी। और फिर अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं ये सेशन कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाओ। दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हो कहते हैं सेशन कोर्ट में चल रहा है, जो मतलब क्या बोलते हैं निचली अदालत होती है उसमें चल रहा है। तो इंसान जाए तो जाए कहाँ पे उसको। अब इस तरह के जो यंग लोग हैं वो जब मतलब इस तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे, उन पे कोई जुर्म अभी नहीं साबित हुआ है ना। मतलब अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जिसके लिए इन्हें जेल में रखा जाए। फिर भी आप उनको जेल में रखे हुए तो इससे और जो यंग लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और ख़ासकर अगर एक विशेष समुदाय के होते हैं तो उनको बढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है उनको, क्योंकि अपनी फैमिली भी देखनी है। अब तो ये भी है ना कि आपने अगर कुछ कर दिया है तो आपके घर पे नोटिस आ जाता है बुलडोजर का। हालांकि अभी कार्रवाई पे रोक लगाई गई है लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी आपको नोटिस भेज देता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट रोकता है उसको, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो हर इंसान में कहीं ना कहीं खौफ बैठ गया, डर बैठ गया कि आप कुछ करो या ना करो आप पे कार्रवाई हो जाएगी जी। इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल यंग लोग जो हैं वो बहुत कम इन चीज़ों में आ रहे हैं। अभी जो आ रहे हैं वो या तो बहुत मजबूत हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर उनको कुछ भी नहीं है, उनको जाने से कोई वो मतलब क्या बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है उनके जाने से। जिस तरह से अभी उमर खालिद और इन लोगों को अंदर रखा गया है, इनको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी मुहिम चलती रहती है। कितने साल हो गए, मतलब कितना समय हो गया इनको अंदर गए हुए, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो उसको जो है थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो वो मतलब जो देश के अहम मुद्दे उन पे बात ही नहीं करता है, वो महंगाई पे बात नहीं करता है, वो जो क्या बोलते हैं बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, इन सब चीज़ों पे बात नहीं करता है, तो फिर आपकी आवाज़ उठाएगा कौन? जी। फिर जब कोई मतलब आपकी आवाज़ उठा रहा होता है तो आप मतलब जो क्या बोलते हैं सरकार है वो उसका जो भी अकाउंट हो, चाहे वो जहाँ भी हो, सोशल मीडिया किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे उसको बंद कर दिया जाता है कि भाई आप उनके खिलाफ मतलब उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब आप सरकार के खिलाफ हैं। अब भाई कोई किसी के पक्ष में आवाज़ उठा रहा है तो ये ज़रूर नहीं वो सरकार के खिलाफ ही हो, क्या पता वो उसके साथ में हो, उसको चीज़ें पता हो इसलिए वो आवाज़ उठा रहा हो। जी, इन सब चीज़ों पे भी बहस होनी चाहिए। जी। जैसा कि यासर आपने बोला कि जो शर्जील इमाम हैं उमर खालिद हैं वो कई टाइम से जेल में है, हालांकि बार बार उनकी सुनवाई होती है लेकिन कोई भी नतीजा ऐसा नहीं आता है कि वो नतीजे पर पहुंचे, उनको जेल से बाहर किया जाए, उनको रिहा किया जाए। हालांकि उनके बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारा समर्थन उनको लोग देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर ही रह जाते हैं और उनके मामले पर सुनवाई नहीं हो पाती है। हालांकि आपने बोला कि उनके जो इल्ज़ाम उन पर लगे गए हैं वो प्रूव नहीं हो पाए हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी बात करें, दूसरे जो नेता हैं भाजपा के, चाहे अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा, उन्होंने देखते हुए सबके मीडिया के सामने ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने इस तरह से बयान दिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क सकते थे उस टाइम पर, सांप्रदायिक दंगे। अभी जिस तरह से गिरिराज सिंह ने बोला कि आपको एक मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 100 थप्पड़ मारो, तो ये मतलब ये भी तो उसका है ना कि आप इस पे भी केस करें, इस पे कोई केस नहीं होगा, इस पे बीजेपी की आला कमान बोले मतलब कुछ नहीं बोलेगी, इस पे बात होनी चाहिए ना। जी। तो बात करते हैं जनगणना की। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो है आने वाले दिनों में 2025 में जनगणना जो है हो सकती है, उसकी शुरुआत 2025 में होने वाली है। और वहीं पर बात करें जिस तरह से चुनाव होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं कई राज्यों में, जैसा कि पिछले दिनों हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र एंड झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, और वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर कहा जाता है कि जैसे ही चुनावी माहौल सामने आता है वहां पर ये सारे मुद्दे उठने लगते हैं कि जनगणना करानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा यही मुद्दा उठाती रहती हैं कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उस पर खामोश रहती है। अब उसका जो है एक सही सीधा सरल तरीका नहीं बताती है, एक सरल जवाब नहीं देती है। लेकिन ये खबर सामने आई है कि 2025 में जनगणना होने वाली है और इसके कई सारे चरण भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें अब जो इसमें अभी चीज़ें सामने है उसमें ये है कि ये जनगणना जो 2025 से शुरू होगी और 28 में ख़त्म होगी। वहीं जिस तरह से पहले दशक की शुरुआत में जनगणना हो, जैसे मतलब 2001 में 2011 में हुई थी, अब ये जो मतलब अब ये चक्र चलेगा 2025, 2035, 2045 इस तरह से होगी और इसमें कई चीज़ें और ऐड की जाएंगी, लेकिन अभी उसे खुले तौर पे बोला नहीं गया जी। लेकिन ये कि 2025 से ये काम शुरू हो जाएगा। जी। जिस एक तरफ जनगणना की बात चल रही है, दूसरी तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला है, कहा जा रहा है केंद्र ने इस पर सहमति जता दी है। हालांकि देखा जाए जो 35 ए लगा था या 370 जो वहां से हटाया गया था, तो उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिस तरह से हालात जो है सामान्य हो जाएंगे, हम जो है जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कह देंगे। लेकिन वहीं पर बात करें लद्दाख की, लेकिन लद्दाख जो है अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।